गुड मॉर्निंग क्लास 10 चैंपियंस, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। मैं हूं पिंकी मैम, आपका स्वागत करती हूं आज की क्लास में। तो देखो मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूं। तो क्लास 10 ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न टारगेट कितना किया है 2026 में ये प्रश्न आएंगे आपको। ओटी आपके में 30 नंबर की आती हैं। इससे यहाँ से पूरे ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्या हो जाएंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या मैथ मुश्किल नहीं होती, हम पहले ही हार मान लेते हैं। जो आपको हार नहीं माननी है, जैसे हम पढ़ाते जाएंगे बिल्कुल आप पढ़ते जाओ। क्योंकि अब जनवरी बची है, फरवरी में क्या है आपके एग्जाम है। तो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए दोस्तों? पढ़ाई पर होना चाहिए। अब सारे काम छोड़ दो, वो कहते हैं ना सारे काम छोड़ो सबसे पहले वोट दो, कहते हैं ना भाई। तो आपको अब सारे काम छोड़ने के बाद जो भी कर लिया, जितना भी टाइम गुजर गया। पर अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले अब आपके पास जनवरी बची है, बस जनवरी निकल गई तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए आप अपना पूरा फोकस किस पे दोगे? पढ़ाई पे। तो आओ दोस्तों हम आपके साथ हैं पूरे, बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। तो आओ आप क्लास शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 17। तो देखो एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। होगा क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो देखो इसमें गुणनफल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या होता है? गुणा। अगर यहाँ पर योगफल हो जाता तो इसका क्या हो जाता? प्लस। तो देखो क्या दिया है? अशून्य संख्या। यहाँ पर अशून्य दे दिया है ना, यहाँ पर अशून्य दे चाहे कुछ भी दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ काय से मतलब है? ये क्या दिया है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखो इसका क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे, परिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या क्या दिया है यहाँ पर? क्या पूछा है? गुणनफल। इनका गुणनफल क्या होगा? मतलब हम इनका मल्टीपल करेंगे तो इनका परिणाम निकल कर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का, चाहे कुछ भी करो इनका परिणाम निकल के क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा इसका परिणाम? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों या कोई नहीं। तो आप बताओ इनमें से। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल करने पर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्यों? तो इसका क्या होगा? सदैव अपरिमेय संख्या। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ऑप्शन नंबर पे टिक करना है, पर आपको क्या करना है वहां पे टिक तो नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? आप अपनी कॉपियों में लिखोगे, और कॉपियों को भी ऐसे डिजाइन से सजाना बहुत अच्छे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो ये क्या दिया है? समीकरण निकाय a1 x प्लस के b1 x प्लस के c बराबर 0 तथा a2 x प्लस के b2 x प्लस के c बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त। क्या लिखा है? एक अद्वितीय हल होने की शर्त। तो जब मैंने आपको अध्याय 2 के चैप्टर करवाए थे, उसमें भी मैंने आपको ये पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। उसके बाद मैंने आगे के लिए बढ़ाया था, जो आपको वो भी पता होगा अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो इसको देखने से पहले आप हमारी उन वीडियो को देखना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो क्या करना है, शर्त कौन सी बतानी है? ये इनकी शर्त है अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। तो देखो इनमें पूरी शर्त बता देती हूँ। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। ये कौन सी शर्त है? ये अद्वितीय हल होने की शर्त है। कौन सी है? अद्वितीय हल होने की शर्त है। और इसको क्या क्या कहेंगे? एक अद्वितीय हल होने की शर्त कहेंगे, और क्या क्या कहेंगे? और क्या है? प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे को क्या करती है? काटती है एक दूसरे को, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिच्छेदी रेखा है। और क्या है? ये संगत हल है। इसको और क्या कह सकते हैं? संगत हल है। संगत हल होने का मतलब क्या है? अगर ऐसे मतलब ये आया तो क्या करेंगे? इसमें पूरा डायरेक्ट प्रश्न ही हल करना पड़ता है। इसी के आपको 3 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मिलेंगे। तो देखो आपको मैंने यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अगर ये आ गया a1/a2 नहीं b1/b2 की, तो क्या है? एक तो पहला क्या है? अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और क्या होगा? संगत हल होगा। तो देखो इसमें क्या है? समीकरण निकाय a1/a2, इसमें क्या अद्वितीय हल होने की शर्त दी है। तो कौन सी है? a1/a2 बराबर b1/b2। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। तो आप बताओ आपको इसमें से कौन सा आंसर दिख रहा है? अब आपने यहाँ पर समझ लिया। अब आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो। कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो रैखिक समीकरण युग्म
a1 x प्लस के b1 x प्लस के c बराबर 0 है, ऐसे ये समीकरण दिया। आश्रित एवं संगत, क्या दिया है? आश्रित एवं संगत। आप इनमें ये देखो, आप तो बस इनमें एक चीज को पकड़ के चलो, एक चीज पकड़ ली ना तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो क्या दिया है? आश्रित एवं संगत। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब आपको ये मैंने पढ़वा दिया तो आपको ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, क्योंकि ये तो आपको कैसे भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। अब ये क्या दिया है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी ये मैंने आपको बताया नहीं है। अभी देखो ये क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है। और क्या दिया है? लास्ट ऑप्शन दिया है सभी। तो ये सभी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सभी से पहले बताया ना, पहले ऑप्शन ये नहीं है। अगर और देखो आपको एक बात और बता दूं, आंसर करने से पहले अगर आप 4 ऑप्शन दिए रहते, 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हो, तो सबसे पहले आप जो इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं ना, उनको देखो इनमें गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, पहले गलत हटाते जाओ हटाते जाओ। और आपको गलत का पता होगा ना तो आप सही तो तुरंत आ ही जाएगा। अगर ये दोनों हटा दिए मान के चलो, अब इन दोनों में से तो छांटना है आपको, तो आप तुरंत छांट सकते हो। देखो अभी इसका, तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखो कौन सी है समीकरण? आश्रित एवं संगत होगा। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही तो दिया है। वैसे इसका आंसर कौन सा होगा? बी। मैं अभी से बता रही हूँ इसका आंसर कौन सा होगा, बी। अब इसको समझो, बी होगा। देखो इसके क्या होंगे? अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल। और क्या है? ये संगत है, संगत हल। और ये कैसी रेखा है यहाँ पर? संपाती रेखा। कैसी है? संपाती रेखा। संपाती रेखा मैंने उस दिन 2 चैप्टर करवाया था, उसने बताया था ऐसे लाइन खींचेगी और एक इस तरफ बनेगा ऐसे। अब इसी के ऊपर रेखाएं जाएंगी। देखो एक इसके ऊपर गई, अब देखो एक इसके ऊपर गई, तो ये कैसी रेखा है? संपाती रेखा। अब इसमें से भी 3 MCQ बन सकते हैं। बोल आपसे ये पूछा जाएगा, ये दे दिया हुआ अनेक हल है या संगत हल होगा, या ये कैसी रेखा है? संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदित रेखा है? तो अब आपको पता चल गया ना ये कौन से आश्रित है और संगत है। कौन सा है? a1/a2 बराबर b1/a और c1/c2। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अब देखो a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण में कौन सी शर्त लगेगी? अब आपको इसका पता चल गया, इसका पता चला। अब आप ये भी देखेंगे। चलो देखो देखो जल्दी इधर, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ऐसा आ गया देखो, अगर ऐसा संख्या 1/3 बराबर 4/5 बराबर 4/5, ये दोनों तो एक जैसे नहीं है। 3/4 और यहाँ पर क्या आ गया? 4/5। ठीक है। अब देखो ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे। अब ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर 20 से क्या लग जाएगा? इसमें निशान ये लग जाएगा। ठीक है। अब ये कौन सी संख्या? देखो कौन सी? ये अनेक वो कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पर देखो ये समांतर रेखा है। कौन सी है? समांतर रेखा। और इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसे आ गया प्रश्न में तो इसका कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा इसमें? समांतर रेखा एक कोई हल नहीं होगा। और क्या है इसमें? और क्या है? एक बताओ जल्दी कमेंट में, और क्या होगा इसका? एक शर्त क्या होगी इसकी? अद्वितीय हल नहीं है। क्या होगा? अद्वितीय हल नहीं है। नहीं ऐसे मत लिखो, देखो इसको क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल नहीं है। नहीं दे, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है। समान। और क्या होगा इसका? एक असंगत हल। क्या होगा? असंगत हल। क्या होगा दोस्तों? इसका एक होगा असंगत हल। तो देखो इनमें से कौन सा दिया है, इसमें कौन सी मिल रही है? कोई 2 हल होंगे, नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अनंत अनेक हल होंगे, ये गलत है।
अद्वितीय हल होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसमें? कोई हल नहीं होगा। ये भी हो गया। देखो अब a1/a2 प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 ऐसी इसमें कि निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या दिया है यहाँ पर? प्रतिच्छेद। मैंने बताया था जो प्रतिच्छेद करे उसको उसका ऑप्शन अपने आप डायरेक्ट में कौन सा है? प्रतिच्छेद बिंदुओं का प्रतिबंध है। निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का रूपित है। क्या दिया है इसमें? देखो इसको एक मिनट रुको, इसको अभ्याल समझ आती हूँ। पहले इसको तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 हो तो समीकरण ये दिया है ये बराबर 0 होंगे। अगर ऐसा समीकरण आ गया तो क्या होंगे? एक अद्वितीय हल होगा, दोनों हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा, या अनंत हल, अनेक अनंत हल होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सीधा सा डायरेक्ट अनंत हल होंगे। तो देखो अभी इसमें पहला ऑप्शन इसमें एलिमिनेट करो। अगर आपको देखो इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं पता है तो सीधे से प्रश्न, तो इसका आंसर देखो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनंत अनेक हल होंगे इसके। तो अब क्या दिया है यहाँ पर? a1/a2 बराबर b1/b2। ऐसा कब देते हैं? ऐसा देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा ना। ये अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, ऐसा नहीं है। तो देखो इसमें कौन सा होगा? निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबंध। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। रेखीय बहुपद ax प्लस के b का शून्यक होगा। क्या होगा इसका? शून्यक होगा। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा उस पर क्या करना है? टिक। आपको कॉपी में लिखना है। देखो तो क्या है? ax प्लस के b क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो देखो x बराबर ये क्या है? प्लस की तो माइनस के अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो क्या की हो जाएगी? तो इसका शून्यक क्या हो गया? माइनस के b अपॉन a। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। तो उस पर टिक कर दिया। अब देखो 3 के गणजों में प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। कितने के? 3 के गुणजों का। तो देखो ऑप्शन ए होगा, इसका आंसर बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखो बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को आ रहा हो तो जल्दी बताओ। तो देखो 3 के गुणज तो कैसे करेंगे अपन इसको? तो 3 गुणा 1 का करो बराबर कितनी? 1 बराबर कितनी आ गई? 3। 3 गुणा 2 से करो, 3 गुणा 2 कितनी आ गई? 6। 3 गुणा कितने से करेंगे? 3 से, तो कितनी आ जाएगी? 9। 3 गुणा 4 से करो तो कितनी? 12। 3 गुणा 5 से करो तो कितनी? 15। अब इन सभी को जोड़ने के बाद कितनी हो रही है? 45। इन सभी का वो योग कितना हो रहा है क्या? और यहाँ पर क्या पूछा है? योग पूछा है। तो इन सभी का योग कितना हो रहा है? 45। अगर आप चाहो तो इसमें 3 का पूछा है तो अगर ऐसे भी लिख सकते 3 6 9 12 15। अब फिर इनका जोड़ करके फिर भी कितना आ रहा है? 45। अगर यहाँ पर कितने का पूछा है? 3 के गुणजों में प्रथम 5 का, तो 5 का पूछा है तो 1 2 3 4 5, 5 से अपनों को क्या कर दिया? तीनों में गुणा कर दिया। कितनी? 45। अगर ना इनको अब इनका क्या कर दिया? जोड़ कर दिया। तो इसका योग आ गया कितना? 45। तो इसने पूछा क्या है? 3 के गुणजों में प्रथम 5 पदों का योग कितना है? 45। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला। कितना? 45। तो टिक करो इसको। अब क्या पूछ रहा है? एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, जिसके पास एक घात होती है उस बहुपद को क्या कहते हैं? देखो ऐसे एक घात, जैसे 5x प्लस के 3x, 5x प्लस के 3x, 5x प्लस के 3x प्लस के यहाँ पर कोई संख्या मान लो x y z कोई भी संख्या हो। तो घात का मतलब क्या होता है? घात वाले मतलब यहाँ पर x को देखते हैं। यहाँ पर x कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी है? 1 2 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया है 2x क्यूब प्लस के 2x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5। अब इनमें पूछ लिया जाए आपको यहाँ पर द्विघात या त्रिघात, तो यहाँ पर कौन सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है आपको? 3। तो अगर आप इसका ऑप्शन क्या होगा? त्रिघात। क्या होगा? त्रिघात। अगर आपको यहाँ पर 2 दिख जाए तो क्या होगा? यहाँ पर द्विघात। तो देखो यहाँ पर कितनी है? 1 है। x की घात कितनी है? 1। तो यहाँ पर क्या होगा? वो क्या कहेंगे इसको? रैखिक
रैखिक। क्यों? क्योंकि द्विघात, यहाँ पर कोई दो घात नहीं थी तो उसको दो घात नहीं कहेंगे। क्या पूछा है? सिर्फ एक घात वाले पद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले पद को क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। त्रिघात या चतुर्घात, कोई चतुर्घात पूछा है? नहीं पूछा। द्विघात पूछा है? नहीं पूछा। क्या पूछा है? सिर्फ एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो आप बताओ मुझे, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक। अब देखो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? यहाँ पर पूछ लिया ना, यहाँ पर त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो केवल एक होगा? नहीं होगा। शून्य होगा? नहीं होगा। तीन होगा या दो होगा? अब आपको पता चलेगा एक तो होने वाला नहीं है, शून्य भी नहीं होने वाला है। तो आप इन दोनों में से चार्टो कौन सा होगा? जल्दी बताओ, किसका कमेंट में जल्दी वो आंसर आएगा। तो देखो इसका क्या होगा? क्या पूछ क्या रहा है? त्रिघात। तो यहाँ पर तीन घात है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। सी, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के शून्यकों का योगफल। क्या पूछ रहा है? सी के शून्यकों का योगफल। तो क्या होगा इसका योगफल? माइनस के बी अपॉन ए। क्या होगा इसका योगफल पूछा है तो क्या होगा? सी अपॉन वो माइनस के बी अपॉन ए। तो बहुपद 2x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या। इसमें क्या पूछे? इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है? किसमें? 2x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5। इसमें क्या पूछा है? शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछी है। तो देखो यहाँ पर कितनी है? x की पावर कितनी है? 3। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2। तो ज्यादा कौन सी है? तो ये है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे? बहुपद इसमें के शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? अधिकतम संख्या पूछी है, ना कि कम पूछी है। कितनी पूछी है? सबसे ज्यादा। तो क्या होगी यहाँ पर? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब देखो यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? ये पॉइंट लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है? इंटू होता है, और अल्फा और बीटा लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अब इसके क्या बताएंगे? देखो तो इसका क्या शून्य को अल्फा इंटू बीटा हुआ तो इसको क्या क्या कहेंगे? तो सी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा हुआ तो इसको क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा हुआ तो इसको क्या कहेंगे? माइनस के बी अपॉन ए। तो देखो इसमें क्या दिया है? तो इसका क्या होगा? सी अपॉन ए। द्विघात बहुपद ए एक्स से प्लस बी एक्स प्लस के सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या। इसमें क्या पूछ ली? शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो इसमें कितनी है? इसकी ए एक्स स्क्वायर कितनी घात है एक्स की? 2 है। तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसका आंसर डी। यह दो संख्याओं का गुणनफल 32 और एलसीएम कितना है? यहाँ पर 8 हो तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अपन को इसका क्या बताना है? एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना तो मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था। चलो दोबारा निकाल लेते हैं। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? क्या होगा? एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितनी है? 32। दोनों संख्याओं का मान ही तो दिया है यहाँ पर कितना? 32। तो एलसीएम और यहाँ पर एलसीएम कितना दे दिया? 8। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 32। अब एचसीएफ को इधर निकले आओ। एचसीएफ बराबर 32 और जी 8 है तो 8 का के नीचे बन जाएगी 32 के नीचे, तो 8 चौक 32। तो एचसीएफ कितना निकल आया दोस्तों? 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? 4। तो इसमें क्या कर दो? टिक। अब देखो ये द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर मान 0 होगा। मतलब ऐसे दिया रहता है ना, डी बराबर 0। अगर वहाँ पर कोई संख्या नहीं रहती है 16 माइनस के 16 तो डी बराबर कितना निकल गया? आया 0। अगर 0 आया तो उसका मान कितना होगा? तो क्या होगा? देखो 2 बिंदु वास्तविक मूल होगा, इनमें से कोई नहीं, या 2 बराबर वास्तविक मूल या सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1 बराबर 0 को मूलों की प्रकृति होगी। इसमें क्या बताना है? इसमें मूलों की प्रकृति बताना है। क्या वास्तविक और समान होगा, या वास्तविक और भिन्न होंगे, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या कोई नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसमें अगर डी का मान 0 आ गया आंसर में से 16 माइनस में से 16 करेंगे तो कितनी आ गई? 0। अगर ये डी का मान 0 आ गया तो मूल्य कैसे होंगे? यहाँ पर मूल्य होंगे देखो वास्तविक और डी का मान 0 आएगा, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न। अगर डी का मान बराबर ऐसे अगर इस तरफ आ गया तो इसका मान क्या होगा? वास्तविक और समान होंगे। क्या होगा? वास्तविक और समान। अगर ये डी का मान ऐसे आ गया, डी बराबर इधर के लिए आ गया तो इसका मान क्या होगा? वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पर कौन सी शर्त लगेगी? वास्तविक
नहीं होंगे। ठीक है, हमने आपको ये तीनों शर्त बता दी। अब देख लो अच्छे से, बढ़िया। अब देखो इस सवाल का उत्तर निकालते हैं। पहले तो सवाल बता रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 1 बराबर 0। तो वही क्या लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो पहले इनके मान रखो। तो ए का मान कितना होगा, ए कॉमा बी का मान कितना होगा, ए का ही होगा, यहाँ पर कोई नहीं है। तो सी का मान कितना होगा, माइनस के सी वो ए। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पर देखो बी का मान कितना दिया है, 1। तो 1 का वर्ग करो, -4 इंटू ए कितनी है, 1 इंटू सी कितनी है, माइनस के 1। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1। माइनस और माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस। तो इसका गुणा करो तो 4। तो इसकी कितनी आ गई, 5। तो डी का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर कौन सी शर्त लगेगी, मैंने क्या बताया था, अगर डी का मान ऐसे आएगा तो आपको कौन सी शर्त लगानी है यहाँ पर। तो क्या लगाएंगे, वास्तविक और भिन्न होगा। क्या होगा, इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। अब देखो निम्न में से दो चरों में क्या दिया है, निम्न में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको पता है ना रैखिक समीकरण में क्या होते हैं। तो इसमें पहले तो क्या होते हैं, दो पद होते हैं। वो दो कौन से होते हैं, एक तो x होता है और एक y होता है। तो अगर कोई भी संख्या बनती है ऐसे बनेगी, तो 2x प्लस के 5y बराबर 7। तभी तो मानेंगे ए का मान है, बी का मान है और सी का मान है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, ये कौन सा है, उसके मान बनेंगे। तो देखो जिसमें x और y होगी उसी के मान बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के 3y बराबर 5। तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें x स्क्वायर चढ़ गया। 3x प्लस के 5y स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको सही में, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए नहीं है, 0 के पदों में भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। वास्तविक मूल क्यों नहीं हो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ध्यान किया जाना चाहिए यहाँ पर ये डिब्बा खुला है ना, किस तरफ खुला है, इसका मुंह इस तरफ। तो एक इसका क्या होगा, वास्तविक और मूल होंगे। तो इसका ऑप्शन उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 36 प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 बराबर 0 को विभक्तर मान होगा। तो इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4y। तो ए का मान कितना दिया है, 1, बी का मान कितना दिया है 4, सी का मान कितना दिया है 4। तो सूत्र लगाओ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का कितना है, मान है 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 4। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 7 इन तीनों गुणा करने पर कितनी आ गई 16। तो 16 में से 16 गए तो कितनी बची 0। तो वो क्या है, इसका मान पूछा है। तो मान कितना होगा 0। उत्तर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तर मान क्या होगा। अगर मान 0 आ जाएगा तो समीकरण का मान क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा 0 होगा। अभी यहाँ पर यही पूछा था और ये अपन सॉल्व किया था और यही उत्तर इसी में पूछा है। देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो अब आपको जब मैंने अध्याय 2 समझाया था तब बताया था मानक रूप कैसे निकालते हैं। तो वही क्या सूत्र होगा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यही पूरा क्या बनेगा, इसका मानक रूप। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा। त्रिभुज कैसा होता है, देखो ये क्या है त्रिभुज में कितने कोण है, ए बी और सी। तो इसके अंतःकोणों का मान कितना होगा, तो 60 का 60 का 60 का। तो इसके अंतःकोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण अंत कौन से कोणों का पूछा, अंतःकोणों का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री सी। अब देखो यहाँ क्या पूछा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग का मान होगा। चक्रीय चतुर्भुज देखो ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पर एक कोण एक कोण एक कोण एक। तो आमने सामने के कोणों का योग पूछ रहा है। क्या पूछा है, सम्मुख कोणों, मतलब आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है यहाँ पर 360 डिग्री। इनमें से MCQ में बिल्कुल इसी में से फंसेंगे आप, ध्यान से देखो। अब देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या माने, अब मान लिया ये क्या है, एक वृत्त है। अब क्या पूछ रहा है वहां पर, कितनी स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब क्या आता है, छूना। तो यहाँ पर देखो एक स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा है, तो एक वृत्त पर अनंत
अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी? अनंत, जिनकी अपन कोई गिनती नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर डी, अनंत रेखा है उसे। खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होगा? 2 पाई h कुष्ठक में r प्लस के l। इनमें तो आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि सूत्र है, इनमें तो कोई हल भी नहीं होता है। और इनमें से सूत्र दिए ना, आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न भी 4-5 नंबर के ही पूछे जाते हैं। 43, तो पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या है तो आपको पता होगा ना पाई का मान कितना होता है? 22/7 इतना होता है ना। जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं और जब सूत्र आता है तो उसका मान पूछते हैं, तो पाई का मान कितना है, तो आप क्या लगाते हो? 22/7। अब क्या पूछा है? वो पाई एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, या सम संख्या है, विषम संख्या है? बताओ आप मुझे जल्दी कमेंट में, कैसी संख्या है पता है तो आपको। तो देखो पाई एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। अब देखो एक घटना जिसका घटित होना असंभव है कि प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता के बारे में कुछ अपन बातें लिखते हैं। देखो प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता काय काय में हो सकती है? तो प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती। देखो शून्य नहीं होती प्रायिकता। और क्या होती है प्रायिकता? देखो परसेंट में भी होती है, परसेंट में होती है। कैसे परसेंट जानते हो ना? परसेंट ऐसे 20%, 15%, तो इसमें भी प्रायिकता होती है। और क्या होती है? प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती? ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होती। और कैसी नहीं होती प्रायिकता? देखो प्रायिकता भिन्न में होती है, भिन्न में होती है, लेकिन इसमें भी क्या है? भिन्न कैसे लिखा जाता है? अंश बटे हर, अंश बटे हर, ऐसे ही तो लिखा जाता है। भिन्न में तो होती है, पर क्या है इसमें एक बात याद रखनी है, अगर जो अंश दिया है ना, अंश वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। पर भिन्न में वो तो हो सकती है, लेकिन हर बड़ा नहीं, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, हर भले बड़ा होना चाहिए। तो देखो अभी इसमें क्या पूछा? एक घटना जिसका घटित तो होना असंभव है कि प्रायिकता होगी। क्या पूछा है? असंभव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायिकता शून्य नहीं होती कभी, और ऋणात्मक नहीं होती। नहीं होने में कितनी बातें याद रखनी है अपन को? 2। एक तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, और एक क्या नहीं होती? शून्य नहीं होती। और भिन्नात्मक होती है प्रायिकता, पर क्या उसमें भी एक बात है, क्या है? अंश और हर। तो यहाँ पर क्या दिया है? अंश हर से बड़ा नहीं होगा। जो अंश दिया है ना, हर से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हर से अंश बड़ा हुआ तो प्रायिकता नहीं होगी। अब देखो क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? तो देखो 2/3 इसकी होगी, क्योंकि भिन्न से। और क्या है इसमें? वो बात ही अंश बटे हर, और इसमें हर बड़ा है। माइनस के 1.5 और 15% 0, तो कौन सी नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। तो इसका आंसर है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एलसीएम का क्या, एचसीएफ का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो अनुपात कैसे करेंगे? 15, 5 और 20, इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो निकालो 5 का, 5 1 का 5, और 15 का 3 से काटो तो 5 15, 5 1 का 5, 20 का 2 से काटो तो 10, 2 से काटो फिर 5, 5 से काटो तो एक बार हो गया। तो देखो अब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पर कॉमन संख्या दिख रही है कितनी? 1 5 5 और 5। एचसीएफ कितना आ गया? 5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे कितने का? 5 15 और 20, कितने का? 5 15 20। इसका एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते थे, वो 20। अब ऐसी संख्या निकालो कि वो संख्या निकले ना, उसमें तीनों का भाग चला जाए, तो 20 40, 40 में नहीं जाएगा, 60, तो 60 में देखो 5 का भाग चला जाएगा, और 15 का चला जाएगा, और 20 का चला जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आया? 60। 60 निकल के आया, तो 60:5 रख दी। अब इसको काटो, 5 1 का 5, और अब इसको काटो तो कितनी बार? 12 बार। तो इसका अनुपात निकल आया 12:1। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? डी, 12:5। अब देखो किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वंतर पद -2, तो प्रथम 4 पद होंगे। तो इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को? 4 पद, अगले 4 पद कौन से होंगे? तो क्या करना है? देखो 7 है और कितनी है? -2 है। तो क्या करेंगे? 7 में से -2 घटाएंगे तो कितने का आ गई यहाँ पर?
क्या करेंगे इसमें, देखो तो पहला तो हाँ देखो, पहला तो प्रथम पद कितना दिया है, 7 दिया है, तो प्रथम पद कितना लिखेंगे, प्रथम पद कितना है 7, और वो सार्वंतर पद कितना दिया है -2। तो 7 में से कितने को घटाएंगे, -2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 7 को 5, अब 5 में से फिर कितने को घटाएंगे -2 को, तो कितना आ गई 3। अब 3 में से फिर कितने को घटाएंगे 2 को, तो कितनी आ गई 1। तो इसके पद कितने हैं, 7, 5, 3 और 1। तो इसका ऑप्शन नंबर वो उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, शंकु के आयतन का सूत्र। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद ही करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तो समांतर श्रेणी में a बराबर 28, b बराबर -4, x 7, तब a का मान कितना है। तो पहले सबसे पहले इसका क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या होता है इसका सूत्र, सूत्र क्या होगा, देखो a7 बराबर an बराबर a कोष्टक में x -1, यहाँ पर क्या दिया है प्लस। अब देखो अब इनके मान रखेंगे, कौन कितना है, देखो a का कितना है, a बराबर 7 और an कितनी दी है, यहाँ पर an का मान नहीं दिया है, बराबर 28, a का मान कितना है 28 प्लस x का मान कितना दिया है 7 और -1 और d का मान कितना दिया है यहाँ पर -4। अब देखो 28 प्लस इसमें से जाएगी तो कितनी बचेगी 6 माइनस, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी -6 बचेगी, 6 का इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 24। अब 28 में से 24 आएगी तो कितने बचेगी 4 बची ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो समांतर श्रेणी सार्वंतर ज्ञात कीजिए जबकि 18, 14 और 32 है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें यही बताऊं, देखो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितनी आ गई 32 आ गई। नहीं करा जाए, नहीं आंसर तो आया होगा को 32 बताया, देखा हमारे 8 है। घटानी है 4 आगो तैमो ऐसे काट दियो है। करो सर, देखो वो MCQ 50 समांतर श्रेणी का सारांतर ज्ञात कीजिए जबकि a 18 माइनस के a 14 बराबर 32 हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a 18 में से कितने को घटाएंगे 14 को, तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी बराबर 32 के नीचे कितनी 4 को ले जा, तो इसको काटो तो कितनी बार 8 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया +8। देखो दोस्तों हमने आपको 50 पूरे कंप्लीट MCQ करवा दिए। अब एग्जाम में आपको 100% इन्हीं MCQ में से आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।